कहानी की शुरुआत में हमें ईचा नाम की एक महिला दिखाई देती है जो नरेशन के जरिए अपने अजीब और रहस्यमय सपनों के बारे में बताती है। ईचा कहती है कि हर रात उसे एक ही सपना आता है जिसमें वह खुद को एक अनजानी लेकिन बेहद सुकून देने वाली जगह पर पाती है। वहाँ एक शानदार हवेली जैसा घर होता है और उसी के पास उसे एक बेहद आकर्षक और रहस्यमय आदमी मिलता है। यह आदमी हर रात उसके सपनों में आता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। ईचा को यह सब इतना असली लगता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि यह सिर्फ सपना है, लेकिन जैसे ही वह आदमी उसके करीब आता है असली दुनिया में कुछ डरावना होने लगता है। ईचा के कपड़ों के बटन अपने आप खुलने लगते हैं। इससे साफ हो जाता है कि कोई अलौकिक ताकत सपने के जरिए हकीकत में उस पर असर डाल रही है। ईचा को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि यह सब बस एक सपना है। तभी सुबह करीब 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी नींद टूट जाती है। नीचे जाकर वह दरवाजा खोलती है जहाँ उसका पति एरियल खड़ा होता है जो पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड है और रोज की तरह देर रात ओवर टाइम करके घर लौटा है। लेट नाइट ड्यूटी की वजह से दोनों के रिश्ते में दूरी आने लगी है। छोटी छोटी बातों पर बहस होती है और माहौल तनाव भरा रहता है। उधर एरियल भी अपनी ही दुनिया में अकेला और खामोश रहता है। दोनों पति पत्नी अपने अपने दुख में उलझे हुए हैं, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं करता। ऑफिस में लंच के दौरान जब ईचा अपनी दोस्त और सहकर्मी लिंडा के साथ बैठती है तो बातचीत से पता चलता है कि ईचा की शादी को 3 साल हो चुके हैं। शादी से पहले उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। एरियल हर छोटी छोटी बात में ईचा को खास महसूस कराता था, कभी तोहफों से तो कभी सरप्राइज देकर। लेकिन अब ईचा को लगता है कि रिश्ते की सारी मिठास कहीं खो गई है। न रोमांटिक बातें बची हैं, न कोई खास एहसास, बस रिश्ता एक रोजमर्रा की आदत बनकर रह गया है। लिंडा उसे समझाती है कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और रिश्तों को निभाने का तरीका भी अलग हो जाता है। वह खुद की मिसाल देती है कि अब न वह पहले की तरह सजती संवरती है और न ही अपने पति से वैसे बात करती है, यानी बदलाव दोनों तरफ से आया है। लिंडा की बातें ईचा के दिल को छू जाती हैं और उसे एहसास होता है कि उनकी शादी में प्यार और नजदीकियां धीरे धीरे कम हो गई हैं। उसे याद भी नहीं रहता कि आखिरी बार दोनों ने सुकून के पल कब साथ बिताए थे। लिंडा सलाह देती है कि आज रात ईचा थोड़ी कोशिश करे, अच्छे से तैयार हो और पति को फिर से अपनापन महसूस कराए। ईचा यह बात मान लेती है। उधर एरियल के ऑफिस में उसका सीनियर भी उसे समझाता है कि काम जरूरी है, लेकिन पत्नी को समय देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एरियल यह बात समझता है क्योंकि वह सब कुछ ईचा के बेहतर भविष्य के लिए ही कर रहा था। उस दिन भी वह थोड़ी देर से घर आता है, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ होता है। ईचा मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है, उसकी जैकेट खुद उतारती है और उसके लिए पहले से चाय बनाकर रखती है। एरियल ईचा के इस बदले हुए अंदाज से बेहद खुश हो जाता है। पहली बार उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी मेहनत और कोशिशों की कदर की जा रही है। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आते हैं घर की लाइट्स अजीब तरह से झपकने लगती हैं। तभी हमें दिखाई देता है वही रहस्यमय डेमन जो पहले ईचा के सपनों में आता था। वह अब भी किसी अनदेखे रिश्ते से ईचा से जुड़ा हुआ है और दोनों के बीच मौजूद रहता है। उसी रात जब ईचा सोती है तो वह खुद को फिर से उसी अजीब और डरावनी इमारत में पाती है। वहाँ वही हैंडसम सा शख्स यानी डेमन उसके पास आता है और उसकी देह पर एक फूल रखते हुए कहता है कि अब तुम इस जगह से कभी नहीं जा सकती। डर के मारे ईचा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुलता। तभी डेमन उसकी ओर बढ़ता है और उसी पल ईचा की नींद खुल जाती है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जो फूल डेमन ने सपने में दिया था वही फूल असल दुनिया में उसके बेड के पास रखा होता है। ये देखकर ईचा पूरी तरह डर से कांप उठती है। अगले दिन जब वह नीचे आती है तो देखती है कि एरियल ने उसके लिए खुद खाना बनाया है। ईचा को यह सब बहुत अच्छा लगता है। दोनों साथ बैठकर मुस्कुराते हैं, पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं और खुलकर बातें करते हैं। उसी पल एरियल ईचा से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अब सब कुछ सुधारने की पूरी कोशिश करेगा और दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, जैसे जिंदगी फिर से जीरो से शुरू हो रही हो। ईचा भी उसकी बातों को दिल से स्वीकार कर लेती है। उसी दिन ईचा को घर लौटने में थोड़ा समय लगने वाला होता है क्योंकि ऑफिस के बाद उसे अपनी छोटी बहन ईमा से मिलने जाना था। उधर एरियल खुद उसे स्कूटी पर ऑफिस छोड़ने आता है, जिसे देखकर लिंडा के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। ऑफिस में आज ईचा का मूड पहले से काफी बेहतर होता है और वह ध्यान लगाकर काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि उसका दिल दहल जाता है। वही फूल, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपने डरावने सपने में देखा था। ईचा जैसे ही उसे उठाने वाली होती है, अचानक कोई और आकर वह फूल उठा लेता है। सामने वही शख्स खड़ा होता है जो उसके सपनों में आता रहा है, वही हैंडसम इंसान। वह धीरे धीरे ईचा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही ईचा पास लगे शीशे में उसकी परछाई देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
शीशे में एक इंसान नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस की डरावनी छवि दिखाई दे रही होती है। घबराहट में ईचा को उल्टी जैसा महसूस होता है और वह भागती हुई बाथरूम की तरफ जाती है। जैसे ही वह वहां पहुंचकर उल्टी करती है, पीछे वही डार्क फिगर यानी डेमन खड़ा नजर आता है। तभी लिंडा भी वहां पहुंचती है और ईचा से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन ईचा कुछ कहे बिना चुपचाप वहां से चली जाती है। ईचा के जाने के बाद जब लिंडा वॉश बेसिन की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां खून की उल्टी के साथ कीड़े भी दिखाई देते हैं। उसी रात ईचा अपनी छोटी बहन एमा से सड़क किनारे बने एक कैफे में मिलती है। बातचीत में एमा बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड डस्टा से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वह इतना बिजी हो गया था कि एमा के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। तब ईचा एमा को वही सलाह देती है जो कभी लिंडा ने उसे दी थी कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे समय में सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। ईचा कहती है कि डस्टा ने 2 साल तक एमा का साथ दिया है, इसलिए उसे एक और मौका मिलना चाहिए। असल में दोनों बहनें अपने अपने रिश्तों में अकेलापन और भावनात्मक दूरी महसूस कर रही होती हैं। फर्क बस इतना था कि वे अपनी अपनी कमियों को देखना नहीं चाहती थीं। अब जब एमा अपनी बहन से खुलकर बातें कर रही होती है तो वह बताती है कि हाल ही में वह अपने माता पिता से मिलने गई थी। बातचीत के दौरान माता पिता ने कहा कि अब वे अपने नाती या पोती को गोद में खिलाना चाहते हैं। यह बात सीधे सीधे ईचा के लिए थी। यह सुनते ही ईचा का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वह खुद भी माँ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार परेशानी आ रही थी। दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा था और इसी वजह से उसका और एरियल का रिश्ता भी तनाव में चल रहा था। उन्हीं दवाइयों को मंगवाने के लिए ईचा एरियल को मैसेज करती है। उधर एरियल अपने ऑफिस में होता है। तभी अचानक उसे ईचा की एक झलक दिखाई देती है। वह हैरान रह जाता है क्योंकि ईचा तो इस वक्त अपनी बहन के साथ होनी चाहिए थी। एरियल को लगता है कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है। जैसे ही वह उस आकृति के पीछे जाता है, वह गायब हो जाती है। तभी बिल्डिंग के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है जो बिल्कुल ईचा जैसी लगती है। आवाज का पीछा करते करते एरियल एक खाली कोने तक पहुंचता है जहां वह ईचा को बेहद अजीब हालत में खड़ी देखता है। ऐसा लगता है जैसे वह लेबर पेन में हो। तभी उसके सामने एक डरावना दृश्य घटता है। ईचा की गोद से एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वह कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि राक्षसी रूप वाला शिशु होता है। यह देखकर एरियल डर के मारे जड़ हो जाता है। ईचा बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे घूरती रहती है। तभी वह बच्चा घिसटते हुए एरियल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी पल एरियल का सीनियर वहां आ जाता है। उसके आते ही सब कुछ अचानक सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस डरावने अनुभव से सहमा हुआ एरियल घर लौटता है। उस रात वह ईचा से ठीक से बात नहीं करता, बस उसे दवाइयां थमाकर इतना कहता है कि अगले दिन उसने एक स्पेशल बॉडी मसाज एक्सपर्ट मोबोसारी को बुलाया है। इतना कहकर वह चुपचाप सोने चला जाता है। अगली सुबह जब मोबोसारी ईचा की बॉडी मसाज कर रही होती है तो वह उसे ज्यादा आराम करने और तनाव कम लेने की सलाह देती है, लेकिन जैसे ही वह पेट की मसाज करती है, अचानक एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। मोबोसारी बताती है कि ईचा 3 महीने की गर्भवती है। यह सुनते ही ईचा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं क्योंकि वह काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एरियल का चेहरा बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। ईचा के साथ वह सिर्फ 2 दिन पहले ही शारीरिक रूप से करीब आया था और उससे पहले करीब 6 महीने तक दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे में अगर ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट है तो बच्चे का पिता कौन है? हालांकि एरियल अपने शक को जाहिर नहीं करता। वह चुपचाप ईचा को ऑफिस छोड़ता है और फिर घर लौट आता है। ऑफिस में जब ईचा सबको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो वहां खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी उसे बधाइयां देते हैं क्योंकि सब जानते थे कि वह कितने समय से मां बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लिंडा थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उसे ईचा की उल्टियां, खून और कीड़ों वाला वो डरावना मंजर याद आने लगता है। यह सब उसे अंदर से बेचैन कर देता है। जब वह ईचा से बात करने की कोशिश करती है तो ईचा को गलत फहमी हो जाती है कि शायद लिंडा उसकी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है। इसी गलत सोच की वजह से ईचा उससे दूरी बना लेती है और बात अधूरी रह जाती है। उधर लिंडा के मन में बेचैनी लगातार बढ़ती रहती है। उसे साफ लगने लगता है कि ईचा के साथ जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और किसी अनदेखी ताकत का इसमें हाथ है। उधर रात के वक्त एरियल अपने सीनियर के साथ बैठकर दिल की बात करता है। वह ईचा को लेकर अपने शक और डर उसके सामने रख देता है। उसे लगने लगता है कि शायद ईचा ने उसके साथ
विश्वासघात किया है। सीनियर उसे सलाह देता है कि वह अगले दिन पूरा समय ईचा के साथ बिताए और बिना किसी नतीजे पर पहुंचे सच्चाई समझने की कोशिश करे। इसके लिए वह खुद एरियल का काम संभालने को तैयार हो जाता है। एरियल इस बात पर मान जाता है, लेकिन जैसे ही वह पार्किंग में अपनी कार की तरफ बढ़ता है, उसे एक गाड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में वह कार के अंदर झांकता है और वहां जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। अंदर एक डरावना, असामान्य और डेमोनिक शिशु मौजूद होता है। एरियल घबराकर बिना कुछ सोचे वहां से भाग निकलता है। तभी कैमरा दिखाता है कि वही डेमन जिसने ईचा को अपने चंगुल में ले रखा है, उस शिशु को गोद में उठाए मुस्कुरा रहा होता है। इस दृश्य से साफ हो जाता है कि ईचा के गर्भ में पल रही संतान कोई सामान्य बच्चा नहीं है। डरा हुआ एरियल घर पहुंचता है और अपने शक के चलते ईचा का फोन चेक करता है। तभी उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक जाती है। डेनी ईचा का पुराना क्लासमेट होता है, जिससे उसकी हाल ही में बातचीत हुई थी। जब एरियल को यह पता चलता है कि डेनी भी अपनी पत्नी के साथ परेशान चल रहा है, तो उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं ईचा के बच्चे का पिता डेनी तो नहीं। जब एरियल इस बात पर ईचा से सवाल करता है, तो ईचा गुस्से से भर जाती है। वह साफ कह देती है कि अगले दिन वे डॉक्टर के पास जाकर डीएनए टेस्ट करवा लेंगे ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। लेकिन अंदर ही अंदर ईचा खुद भी परेशान रहती है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, जबकि पिछले 6 महीनों में उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था, सिवाय पिछले 2 दिनों के। अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद अल्ट्रासाउंड और पूरी जांच होती है। रिपोर्ट सबको चौंका देती है। ईचा के पेट में कोई बच्चा नहीं होता। डॉक्टर बताते हैं कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसे फॉल्स प्रेगनेंसी या स्यूडो प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस हालत में महिला का शरीर बिल्कुल गर्भवती जैसा व्यवहार करता है। पीरियड रुक जाते हैं, पेट फूलने लगता है, लेकिन असल में गर्भ में कुछ भी नहीं होता। यह स्थिति अक्सर तब होती है जब किसी महिला की मां बनने की चाह बहुत गहरी होती है। यह सच सुनकर ईचा पूरी तरह टूट जाती है और एरियल भी हैरान रह जाता है। इस उलझन के बीच ईचा लिंडा से बात करती है। लिंडा को अब पूरा यकीन हो जाता है कि मामला सिर्फ मानसिक नहीं है, बल्कि इसमें किसी अलौकिक ताकत का दखल है। वह ईचा को अपने एक पुराने जानकार उस्ताद जनी के पास ले जाने का फैसला करती है। जब वे उस्ताद जनी के पास पहुंचते हैं, तो जैसे ही वह ईचा को देखते हैं, उन्हें उसके पीछे एक अनदेखी मौजूदगी महसूस होती है। वही डेमन जो पहले भी नजर आ चुका था, इस बार इंसानी रूप में दिखाई देता है। उस्ताद जनी तुरंत समझ जाते हैं कि मामला बेहद गंभीर है, लेकिन वे सामान्य व्यवहार करते हुए ईचा को अंदर बुलाते हैं और उसकी पूरी बात ध्यान से सुनते हैं। बातचीत के दौरान जनी धीरे धीरे ईचा को समझाते हैं कि वह असल में गर्भवती नहीं है। साथ ही वह यह भी बताते हैं कि कई बार कुछ अंधेरी शक्तियां, खासकर डार्क एंटिटीज, इंसानों के सपनों में प्रवेश करती हैं, रिश्तों में दरार डालती हैं और महिलाओं के साथ संबंध बनाकर भ्रम पैदा करती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच लगातार गलतफहमियां और झगड़े शुरू हो जाते हैं। ईचा अब भी यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। गुस्से और टूटे मन के साथ वह उस्ताद जनी के पास से उठकर सीधे घर लौट आती है। उसके साथ लिंडा भी रुक जाती है ताकि वह ईचा को अकेला न छोड़े और उसे थोड़ा सहारा दे सके। लिंडा दोस्त बनकर उसकी बातें ध्यान से सुनती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और उसका मन हल्का करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जब लिंडा अपने घर के लिए निकलती है, तो रास्ते में घर से थोड़ी ही दूरी पर उसे सड़क किनारे एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। इंसानियत के नाते लिंडा उसे उठाकर सड़क से हटाकर सुरक्षित जगह पर रख देती है। जैसे ही वह अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ती है, उसे महसूस होता है कि वह बिल्ली का बच्चा उसके पीछे आ रही है। वह मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। शक होने पर लिंडा दोबारा उसी जगह लौटती है जहां उसने बिल्ली को रखा था। वहीं उसे एक अजीब सी छाया दिखाई देती है जो इंसान जैसी लगती है, लेकिन पूरी तरह इंसानी नहीं होती। पास जाकर देखने पर उसे एहसास होता है कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही जिन है जो ईचा को परेशान कर रहा था। इससे पहले कि लिंडा कुछ समझ पाती, वह जिन उस पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। उसी वक्त दूसरी ओर ईचा अचानक एक डरावना सपना देखकर घबराकर उठ जाती है। उसने अपने सपने में लिंडा की मौत का पूरा मंजर देख लिया था। घबराई हुई ईचा उसी जगह दौड़ती है जहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा होती है। जमीन पर लिंडा की लाश खून से सनी पड़ी होती है। यह दृश्य देखकर ईचा पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एरियल भी वहां पहुंचता है और ईचा को इस हालत में देखकर उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईचा के पेट पर पड़ती है, वह हैरान रह जाता है। अब ईचा का पेट इतना
इतना उभरा हुआ होता है मानो वह 7 से 8 महीने की गर्भवती हो, जबकि मेडिकल तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं थी। अब धीरे धीरे ईचा को उस्ताद जनी की बातें समझ आने लगती हैं। वह एरियल को अपने सपनों के बारे में, जिन के असर के बारे में और अब तक सब कुछ छुपाने की वजह बता देती है। इस बार एरियल उसकी भावनाओं को समझता है और उसका पूरा साथ देने का फैसला करता है। वहीं ईचा खुद को लिंडा की मौत का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि लिंडा की जान इसलिए गई क्योंकि वह उसे बचाने के लिए जनी के पास लेकर गई थी। अब ईचा किसी भी कीमत पर उस बुरी ताकत से छुटकारा पाना चाहती थी। वह एरियल और अपनी छोटी बहन ईमा के साथ दोबारा उस्ताद जनी के पास जाती है। इस बार जनी एक गहरा आध्यात्मिक सेशन शुरू करते हैं। वह एक छोटा सा एग्जोर्सिज्म करते हैं ताकि ईचा के अंदर मौजूद उस बुरी आत्मा को बाहर निकाला जा सके। जैसे ही मंत्रों की चैंटिंग शुरू होती है, ईचा का शरीर कांपने लगता है, उसका चेहरा बदलने लगता है और तभी उसके अंदर से वही जिन बोलने लगता है जो खुद को ईचा का पति बताता है और दावा करता है कि किसी को भी उसे छूने का हक नहीं है। लेकिन उस्ताद जनी बिना डरे मंत्र पढ़ते रहते हैं। इस दौरान ईचा के पेट में तेज दर्द उठने लगता है, जैसे अंदर मौजूद डेमोनिक शक्ति भी इस प्रक्रिया से तड़प रही हो। आखिरकार चैंटिंग पूरी होते ही ईचा का शरीर शांत हो जाता है और वह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद जनी बताते हैं कि ईचा का सामना दासिम नाम के एक बेहद शक्तिशाली जिन से हुआ था। ये वही जिन है जो अलग अलग कपल्स के रिश्तों में दरार डालने के लिए जाना जाता है। ये सपनों के जरिए महिलाओं के करीब आता है, उन्हें भावनात्मक रूप से बांध लेता है और भ्रम पैदा करता है। ईचा के साथ जो गर्भावस्था जैसा अनुभव हुआ वह कोई जैविक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस जिन की मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पकड़ का नतीजा थी। अब जनी ईचा को सलाह देते हैं कि वह नियमित रूप से रुकिया करवाती रहे। रुकिया इस्लाम में एक आध्यात्मिक उपचार माना जाता है जिसमें कुरान की खास आयतें रोजाना पढ़ी जाती हैं। उस्ताद जनी ईचा को एक कागज पर आयत लिखकर देते हैं और कहते हैं कि इसे रोज पढ़ना जरूरी है ताकि उसकी आत्मिक रक्षा बनी रहे। घर लौटने के बाद ईचा और एरियल शांत मन से बैठकर बात करते हैं। दोनों यह स्वीकार करते हैं कि उनके रिश्ते में जो दूरियां आई थीं, उसके लिए वे दोनों ही जिम्मेदार थे। वे एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपने रिश्ते को फिर से एक नई और सच्ची शुरुआत देने का फैसला करते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है। ईचा अब पहले से ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करने लगती है। उसे न कोई डरावना सपना आता है, न ही कोई अजीब एहसास। एरियल भी हर वक्त उसका पूरा ध्यान रखता है। इसी तरह देखते देखते 14 दिन बीत जाते हैं जिनमें ईचा का किसी रहस्यमयी चीज से कोई सामना नहीं होता। एक दिन जब दोनों बाहर डिनर पर जाते हैं तब एरियल ईचा को बताता है कि उसकी कंपनी उसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहती है। वहाँ उसे प्रमोशन तो मिलेगा लेकिन शहर बदलना पड़ेगा। शुरू में एरियल इस फैसले को लेकर उलझन में रहता है क्योंकि वह ईचा की हालत को लेकर चिंतित होता है, लेकिन जब ईचा उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह बिल्कुल ठीक है तो एरियल जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन एरियल शहर छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही ईचा को घर बहुत सूना सूना लगने लगता है। वह अपनी दोस्त एमा को कॉल करके कुछ दिनों के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन एमा अपनी शिफ्ट की वजह से नहीं आ पाती। अकेलापन दूर करने के लिए ईचा उस्ताद जनी द्वारा दी गई आयत पढ़ती है, फिर टीवी ऑन करके सोफे पर ही लेट जाती है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। अगली सुबह जब वह ऑफिस जाती है तो वहाँ का माहौल उसे बेहद अजीब लगता है। सभी लोग उसे घूरते रहते हैं और एक सी डरावनी बातें दोहराते हैं जैसे वे किसी के कंट्रोल में हो। सब बार बार कहते हैं तुम मेरी हो। ये सुनकर ईचा बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत ऑफिस छोड़कर घर लौट आती है। रात को एमा उसके पास आ जाती है। ईचा बेहद डरी हुई होती है और उसे लगता है कि वह फिर से उसी भयानक जाल में फंस रही है। वह खुद को दोष देने लगती है कि शायद उसके किसी फैसले ने सब कुछ दोबारा बिगाड़ दिया। एमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि जैसे ही एरियल वापस आएगा वे फिर से उस्ताद जनी के पास जाएंगे। इसी बीच एरियल का कॉल आता है। वह रास्ते में होता है और बताता है कि कुछ ही घंटों में घर पहुंच जाएगा। फोन पर वह एमा को सख्त हिदायत देता है कि किसी भी हालत में ईचा को रात में सोने मत देना। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब लिंडा की जान चली गई थी। अगर ईचा सो गई तो इस बार एमा खुद भी खतरे में पड़ सकती है। एमा यह बात समझ जाती है और रात भर ईचा को जगाए रखने के लिए उससे बातें करती रहती है। बातचीत के दौरान वह यह भी बताती है कि उसने डेस्टा को एक और मौका दिया है क्योंकि उसे महसूस हुआ है कि शायद डेस्टा जैसा जीवन साथी उसे दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच अनजाने में ईचा की आंख लग जाती है। जैसे ही एमा ईचा को जगाने की कोशिश करती है तभी एक अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर शक्ति उसे जमीन पर पटक देती है। वह शक्ति एमा को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाती है। कमरे के अंदर फिर वही साया मौजूद होता है, वही जिन जो खुद को ईचा का पति मानता है। वह दोबारा ईचा के पास लेट जाता है जैसे उसे लौटने का यही इंतजार था। रात के आखिरी पहर में जब ईचा की आंख खुलती है उसे फिर वही अजीब एहसास होता है। उसका शरीर भारी लगने लगता है और उसका पेट पहले
पहले से ज्यादा उभरा हुआ होता है, जैसे वह दोबारा गर्भवती हो गई हो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जिन्हों की दुनिया में समय इंसानों जैसा नहीं चलता। जहाँ हमारे लिए कुछ घंटे बीते होते हैं, वहाँ उनके लिए हफ्ते या महीने निकल चुके होते हैं। यानी जिन्नात समय के साथ खेल सकते हैं। जब ईचा को दोबारा गर्भवती होने का एहसास होता है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। डर और गुस्से में वह खुद पर काबू खो देती है। तभी वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आती है और देखती है कि एमा बेहोश पड़ी है। लेकिन उस वक्त ईचा का ध्यान किसी और चीज पर नहीं होता। वह उस निशानी से छुटकारा पाना चाहती है जो दासिम ने उसके अंदर छोड़ दी थी। इसी दौरान एरियल घर पहुंचता है और ईचा की हालत देखकर सन्न रह जाता है। वह तुरंत एमा को संभालता है और बिना वक्त गंवाए तीनों सीधे उस्ताद जनी के पास पहुंचते हैं। उस्ताद जनी हालात की गंभीरता समझते हैं और ईचा को बेड पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद उस्ताद जनी अपने साथियों के साथ मिलकर एक गहरी रूहानी प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसका मकसद ईचा के अंदर से दासिम को बाहर निकालना होता है। इस दौरान ईचा पूरी तरह पजेस हो जाती है। उसकी आत्मा एक डरावनी सपनों जैसी दुनिया में फंसी होती है, जहां वह बार बार दासिम से बचने की कोशिश करती है, लेकिन दासिम उस पर हमला करता रहता है। इस आत्मिक लड़ाई का असर असली दुनिया में भी दिखने लगता है। ईचा के शरीर पर जख्म उभर आते हैं। वह अजीब आवाज में चीखने लगती है। उसका चेहरा बदल जाता है, लेकिन उस्ताद जनी और उनकी टीम डटे रहते हैं और प्रार्थना जारी रखते हैं। तभी अचानक वह बेड हवा में उठने लगता है। दासिम की चीखें साफ सुनाई देने लगती हैं। वह सबको डराने के लिए खुद को प्रकट करने लगता है, लेकिन जनी और उनके साथी डरते नहीं हैं। इसी बीच एरियल आगे आता है, ईचा के पास बैठता है और उसके कानों में कहता है कि उसे उसकी जरूरत है, वह हार न माने। एरियल की आवाज ईचा तक पहुंचने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को संभालती है और अपनी शादी के वो पल याद करती है, वो सारी खुशियां जो उसने एरियल के साथ बिताई थीं। फिर ईचा धीरे धीरे वही कुरान की आयत दोहराने लगती है जो उस्ताद जनी ने उसे दी थी। जैसे जैसे वह आयत पढ़ती है, दासिम अंदर तक टूटने लगता है। जिस डरावनी दुनिया में ईचा की आत्मा कैद थी, वह जगह अब बिखरने लगती है। ऊंची दीवारें गिरने लगती हैं, गेट टूट जाते हैं और आखिरकार रास्ता खुल जाता है। मौका मिलते ही ईचा दौड़कर उस कैद से बाहर निकल आती है और उसकी आत्मा वापस अपने शरीर में लौट जाती है। असल दुनिया में अचानक सब शांत हो जाता है। ईचा की सांसें सामान्य हो जाती हैं, उसकी आंखें खुलती हैं और वह पूरी तरह होश में आ जाती है। दासिम की पकड़ अब टूट चुकी होती है। अब कहानी हमें 6 साल बाद की झलक दिखाती है। ईचा और एरियल अब एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे होते हैं। उनके 2 प्यारे बच्चे हैं और उन्होंने शहर से दूर एक शांत जगह पर नया घर बना लिया होता है। एक दिन पूरा परिवार लॉन में बैठा होता है। तभी ईचा अचानक पूछती है, एमा, आरका कहाँ है? आरका उनका बड़ा बेटा होता है जो खेलते खेलते घर के मुख्य गेट तक पहुंच गया था। गेट के पास उसके सामने एक अजनबी खड़ा होता है, वही चेहरा जिसे ईचा अपने डरावने सपनों में पहले भी देख चुकी थी, वही दासिम। एमा तुरंत वहां दौड़ती है और आरका को गोद में उठाकर घर के अंदर ले आती है। वह उसे प्यार से समझाती है कि अजनबियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न लगें। लेकिन आरका जो जवाब देता है वह सबको चौंका देता है। वह कहता है, वो अंकल तो बहुत अच्छे थे। यहीं से कहानी एक नया सवाल छोड़ जाती है, क्या दासिम सच में खत्म हो चुका था या उसकी परछाई अब भी बाकी थी? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं मानी जाती। एक पॉपुलर पॉडकास्ट में एक असली जोड़े की कहानी बताई गई थी, जहां कहा गया कि एक जिन ने उनके रिश्ते में आई दरार का फायदा उठाकर बीच में घुसने की कोशिश की थी और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।